Hello students, good morning. This is Ankit Jaiswal. Students, today we will start our first chapter in history. Okay? बच्चों आज हम लोग पहला चैप्टर हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि पहला चैप्टर क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए बच्चों, पहले चैप्टर का हम लोग सबसे पहले टाइटल देखेंगे. जो टाइटल है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स. ठीक है. अब कह रहा है ट्रेसिंग मतलब होता है जांच पड़ताल करना, चेंजेस मतलब बदलाव थ्रू 1000 ईयर्स. ठीक है, लगभग हज़ारों साल पहले जो बदलाव होने शुरू हुए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, और देखेंगे क्या क्या कैसे क्या क्या हुआ था. तो सबसे पहले आप लोग इस मैप को देखिए. इस मैप को जूम करके आप देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप अपनी बुक में देख लेंगे. ठीक है, और ये मैप है क्या, ये आप ध्यान दें. देखिए, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर ये मैप मिलेगा. ठीक है, और मैप है क्या, देखिए यहाँ पे a section of the world map drawn by the geographer Al-Idrishi in the 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea. बच्चों आप यहाँ पे देखिए, ये अरब के अल-इद्रिशी नाम के एक कार्टोग्राफर थे जिन्होंने मैप ड्रॉ किया था और उन्होंने दिखाया था कि तब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप आप जानते हैं क्या होता है. ठीक है, जो ऐसे भारत के साथ जुड़े हुए ऐसे आसपास के कंट्रीज़ जो हमसे लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं. ठीक है, सी के द्वारा नहीं, लैंड के द्वारा बॉर्डर शेयर करते हैं. मतलब जो है आप थल सीमा कह लीजिए, जल सीमा शेयर नहीं करते, थल सीमा शेयर करते हैं. ठीक है ना, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उनको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. जैसे कि हमारा इंडिया, ठीक है, उसमें आता है, उसमें आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान. ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आती हैं. ठीक है ना, तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि क्या है. ठीक है, तो टेक अ लुक एट मैप्स 1 and 2. कह रहा है 1 और 2 को मैप देखिए. तो पहले आप 1 को देख लीजिए. ठीक है, मैप 1 वाज मेड इन 1154 सेंचुरी बाय द अरब जोग्राफर अल-इद्रिशी. ये 1154 में बना हुआ है. आप देखिए यहाँ पे अरब लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है. तो इसको बनाया किसने किया था, अल-इद्रिशी नाम के जियोग्राफर यानी कि जो है आपके बच्चों जो वैज्ञानिक थे. ठीक है, उन्होंने इसको बनाया था, जिसे आप लोग भूगोल वैज्ञानिक भी कह सकते हैं. अल-इद्रिशी नाम के वैज्ञानिक ने इसको निर्माण किया था, इस मैप को बनाया था. दिखाया क्या गया इसमें कि जो भारत का सब कॉन्टिनेंट जो देश हैं हमारे आसपास और भारत हमारा, वो किस तरह से लैंड से सी की ओर जा रहा है. ये लैंड उन्होंने दिखाया था, लैंड पार्ट एंड सी पार्ट. ठीक है, किस तरह से जो है वो लैंड पार्ट और सी पार्ट उन्होंने दिखाया था, लैंड पार्ट से सी पार्ट की तरफ मुड़ते हुए दिखाया था. ठीक है, द सेक्शन रिप्रोड्यूस हेयर इज़ अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कह रहा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सेक्शन जो है वो क्या याद दिलाता है हमको, एक डिटेल दिलाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है तब बहुत बड़ा हुआ करता था और इस लार्जर मैप में आप देख सकते हैं. मैप 2 वाज मेड इन 1720. मैप 2 आप देखिए, अभी यहाँ पे आपको मैप 2 देखने की भी ज़रूरत है. ये देखिए, आपने मैप 1 देखा, अब मैप 2 देखिए. ठीक है, आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे. तो आप मैप 1 को फिर से एक बार देखिए. ये तब था 12th सेंचुरी में. ये कब था बच्चों, 12th सेंचुरी में था. ठीक है, और आप मैप 2 देखिए, ये देखिए मैप 2 आप देख सकते हैं. ठीक है, ये मैप 2 है हमारा. अपनी बुक में आप देख लें ज़्यादा जानकारी के लिए. मैप 2 क्या है, द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस. ठीक है, नवे ऑफ गुलियम डे इस्ले. ठीक है, ये 18th सेंचुरी का है. तो आप देखिए 600 सालों में कितना डिफरेंस आया. 18th सेंचुरी का ये सब कॉन्टिनेंट है और आप वहाँ पर बगल में ही जब देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये 12th सेंचुरी का सब कॉन्टिनेंट है. तो दोनों में डिफरेंस. तो अब देखिए कह रहा है कि जो डिटेल है वो लगभग पहला जो वाला था वो 1154 सेंचुरी का था. दूसरा जो मैप है वो 1720 में बनाया गया था. एक फ्रेंच कार्टोग्राफर क्या होता है ये आप नोट कर लीजिए. कार्टोग्राफर मीन्स एक अ पर्सन हु क्रिएट्स एंड ड्रॉज मैप्स. जो मैप क्रिएटेड ड्रॉ करता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं. ठीक है, द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट. आप मैप नंबर 1 और मैप नंबर 2 देखे होंगे, तो जो दोनों मैप हैं वो आपस में बहुत ही डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं.
इवन दो दे आर द सेम एरिया, हालांकि दोनों ही सेम एरिया हैं, ऐसा तो नहीं एरियाज़ अलग अलग हो गए हैं, दोनों ही सेम एरिया के मैप हैं, एक ही जगह के मैप हैं, लेकिन टाइम चेंज है, वो 12th सेंचुरी का था, ये 18th सेंचुरी का है, दोनों में ही डिफरेंस है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं मैप में। अब देखिए इन अल अदृशीस मैप, अल अदृशी जो पहला वाला मैप है उसमें आप देखेंगे साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड ऑफ द टॉप। ठीक है, जो साउथ इंडिया है वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया, जहाँ पर हमको नॉर्थ इंडिया होना चाहिए था और श्रीलंका होना चाहिए था, वो क्या है, आइलैंड है। ठीक है, टॉप पर है, जो श्रीलंका आइलैंड है वो आप यहाँ पे टॉप पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक, क्योंकि प्लेस के जो नेम है वो अरबिक में लिखे हुए हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अल अदृशी जो थे वो अरब के भूगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें कुछ डिफरेंट दिखाई गई हैं। आगे देखेंगे आप। अब देखिए एंड देयर आर सम, अब देखिए यस, ठीक है, अब देखिए एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, कुछ ऐसी जगह भी हैं कन्नौज जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, स्पेल्ड इन द मैप एज कनौज। ठीक है, मैप में उसको कनौज बोला गया है, तो ये आप ढूंढेंगे जब जूम करके बच्चों तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना क्लियर नहीं देख सकते, आप बुक में देखिएगा कि वहाँ पे आपको कन्नौज मिलेगा। तो मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1, तो जो मैप 1 बनाया गया था उसके लगभग 600 साल बाद मैप 2 बनाया गया था। ड्यूरिंग विच टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। ठीक है, हालांकि उस समय क्या हुआ, टाइम बहुत चेंजेस हो गए, पहले वाले मैप से दूसरे वाले मैप में बहुत बदलाव आया, बदलाव आना भी ज़रूरी था क्योंकि भाई बहुत समय हो गया चुका था, 600 साल की बात है। तो वहाँ पे जो कुछ लैंड होते हैं वो इधर से उधर होते हैं, वहाँ पे जो पहले मान लीजिए सी रहा होगा, रिवर रहा होगा, सूख के लैंड बना होगा, या लैंड रहा होगा तो उसमें पानी भराया होगा, सी हो गया होगा, तो जाहिर से भी आप कुछ एरियाज़ जो हैं वो उधर चले गए होंगे। ठीक है, आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फिर पृथक्करण की वजह से वो सारे क्या हैं खिसक खिसक के इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से काफ़ी इसमें फ़र्क आता है एरियाज़ में। ठीक है, तो उस वजह से लैंड हमेशा सेम नहीं रहता, चेंजेस उसमें फिजिकल चेंजेस अप्लाई होते रहते हैं, इस वजह से मैप में भी बदलाव देखने को मिला 600 साल बाद। ठीक है, अब देखिए दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस, अब जब हम मैप नंबर 2 देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है ये वाला जो है ज़्यादा फैमिलियर है, ज़्यादा परिचित है, इसको हम अच्छे से पहचानते हैं। एंड द कोस्टल एरियाज इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल, और आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर नदी वगैरह होता है, वो आप देखोगे कि जो पार्टिकुलर जो एरियाज़ हैं वहाँ के वो सरप्राइजिंगली डिटेल उनको डिटेल में दिया गया है, उनको डिटेल के बारे में बताया गया है। दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स, इस मैप का यूज कब किया गया था, यूरोपियन जो सेलर्स थे, जो यूरोप से आने वाले जो नाविक थे, एंड मर्चेंट और जो व्यापारी थे, ऑन देयर वॉयज। ठीक है, वॉयज मतलब जब वो अपने नाव वगैरह पे आ रहे थे तो उन्होंने इस मैप का यूज किया था, ताकि वो भारत आ रहे थे कि भारत के आसपास के देशों में आ रहे थे, सब कॉन्टिनेंट में आ रहे थे, तो उन्होंने इस मैप का यूज करके उन्होंने रास्ता खोजा था, रास्ता निकाला था। ठीक है, अब देखिए लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट मैप 2, कह रहा है क्या करना है आपको, जो एरियाज़ हैं इंटीरियर अंदरूनी जो इलाके हैं सब कॉन्टिनेंट में, उनको आप ढूंढिए। आर दे एज डिटेल एज दोज ऑन द कोस्ट, क्या वो बिल्कुल वैसे के वैसे दिए गए हैं जैसे कि उनके तटीय क्षेत्रों पर दिए गए हैं। फॉलो द कोर्स ऑफ रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज़ सोन, फिर रिवर गंगा को देखिए और देखिए कैसे ये दिखाया गया है। वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज इन द मैप, कोस्टल एरिया और इनलैंड एरिया जो लैंड में है और जो तटीय क्षेत्र है उन दोनों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। मोटा मोटा मैं अगर आपसे बता दूं बच्चों तो देखिए गोल्फ दे बंगाला, ठीक है, ये क्या है, आपका जो बंगाल का जो खाड़ी होती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, वो गोल्फ ऑफ बंगाल उसको उस टाइम पे जानते थे हम लोग। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जो देखिए जो ये अभी जो आप देखोगे ये आपका तटीय क्षेत्र हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, और आप देखोगे बंगाल तो वो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए आइलैंड ऑफ बंगाल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, गोल्फ ऑफ बंगाल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए दोनों में ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज मार्जिन देखने को दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 6 जो चैप्टर है उसमें आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या हुआ। देखिए इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स, कह रहा बात ये है, दरअसल समझने वाली बात ये है
कि जो साइंस है, जो कार्टोग्राफी का साइंस है, कार्टोग्राफी मैप बनाने का, जो मैप बनाने का साइंस है, वो 2 पीरियड में अलग अलग डिफरेंट हो गया। 12th सेंचुरी में कुछ अलग हो गया, 18th सेंचुरी में कुछ अलग हो गया। व्हेन हिस्ट्रियंस रीड डॉक्यूमेंट, जब इतिहासकार डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, मैप को पढ़ते हैं और टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जब इतिहास के टेक्स्ट को पढ़ते हैं, इतिहास के जब पन्नों को खंगोलते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनको देखना पड़ता है कि भैया एक ही से काम नहीं चल सकता। अगर एक ही मैप हो तो उनको कम से कम 2-3 मैप लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंस दिखाई पड़ता है। तो एक ही फैक्ट के आधार पे इतिहासकार कभी काम नहीं करता। वो जानता है ये झूठा हो सकता है, ये गलत हो सकता है, उसके लिए कई ढेर सारे प्रूफ, एविडेंसेस और जो है उसके साथ साथ फैक्ट्स वो इकट्ठा करता है, ताकि वो उन पे आगे बढ़ सके और क्लियरली उनको मेंशन कर सके कि हाँ यही हुआ था। आप सब जानते हैं हिस्ट्री में बिल्कुल एक्यूरेट नहीं सही होता, क्योंकि हम लोग गेस करके कुछ फैक्ट्स, एविडेंसेस, प्रूफ्स एग्जैक्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं। उनके जो हैं कुछ हमारे जो हैं थोड़े मोड़े ही एक मेजर पार्ट ही हमको अवेलेबल हो पाते हैं। इसीलिए ये रीज़न होता है कि क्लियर फैक्ट नहीं हम प्रोवाइड करवा पाते हैं, या हिस्ट्रियंस हमको प्रोवाइड नहीं करवा पाते, ठीक है। तो द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस, तो इस तरह से क्या होता है, इतिहासकार जो होते हैं वो कई तरह से अलग अलग तरीक़ों से कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, अलग अलग तरीक़ों से फैक्ट लेते हैं और फिर उसको इतिहास में उसको संजो के दिखाते हैं हम लोग को। देखिए, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, पहले क्या टर्मिनोलॉजीज थी, आज क्या है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, देखो कह रहा है बच्चों, जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कॉन्टेक्स्ट मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, पेज हो, आपका हिस्ट्री का बुक हो, कुछ भी हो, जिसमें जो है ये बताया गया है कि भाई चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ चेंज दिखाई पड़ते हैं। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, तो उसमें साथ साथ भाई लैंग्वेज में भी मतलब बदलाव रहा होगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, देखिए टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है जो भी वोकैब उस टाइम पे यूज़ की जाती थी, यानी जो शब्दों का, जो शब्द और अर्थ यूज किए जाते थे, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग मीनिंग, अलग अलग सेंटेंसेस, अलग लैंग्वेज, तो उनको टर्मिनोलॉजीज बोलते थे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, जब आप हिस्ट्री का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पर लैंग्वेज मिलेंगे, विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जो कि समय समय पर बदलते रहे हैं। मेडिवल पाकिस्तान, जब बीच का जो पाकिस्तान था, फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्राम मॉडर्न पर्सियन, सॉरी बच्चों ये पर्सियन है, मैं इसको पाकिस्तान पढ़ गया। मेडिवल पर्सियन, जो मेडिवल पर्सियन है, जो बीच का पर्सियन है, पर्सियन जैसे आज का जो ईरान कंट्री बच्चों उसको पर्सियन कंट्री तब बोलते थे, ठीक है। तो आज का जो पर्सियन है, जो आज का ईरान कंट्री है, वो तब के पर्सियन कंट्री से बहुत चेंज है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, बस फ़र्क इतना नहीं आया है कि वहाँ पे केवल ग्रामर और वोकेबलरी चेंज हुई है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम, समय के साथ साथ जो शब्द होते हैं उनके मतलब भी बदल जाया करते हैं। ये लैंग्वेज में बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है, टर्मिनोलॉजीज में बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश का कोई वर्ड ले लीजिए, तो ऐसा क्या था कि पहले उसी वर्ड का मीनिंग, जैसे अभी आप लोग यू लिखते हैं, तो ये जब मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे आप लोग यू लिखते हैं इंग्लिश में, कभी इसको दाऊ लिखते थे, THOU, ठीक है। तो ये चेंजेस अप्लाई होता था, तभी लैटिन था, ये इंग्लिश है। तो इस तरह से लैंग्वेज टाइम बाई टाइम चेंज होता रहता है। यू का मतलब तुम हुआ करता था, दाऊ का मतलब तुम ना हो के वो एक कम्युनिटी को दर्शाता था, जिससे हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो, 2 4 5, ठीक है, इधर उधर भी होते थे, उनको दाऊ बोलते थे, इमेजिन भी कर लेते थे कि वही होंगे। तो इस तरह से मीनिंग भी चेंज थी, वो कैब भी चेंज थी, ग्रामर भी चेंज थी, और टाइम के साथ साथ उसमें बदलाव होते रहे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ही आपके लिए था। जैसे देखिए, टेक द टर्म हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इज एंड इंडिया, इसको हम एक इंडिया के रूप में समझते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है, आज का जो मॉडर्न स्टेट नेशन स्टेट नेम है वो इंडिया है। व्हेन द टर्म वाज यूज इन द 13th सेंचुरी, जब इस टर्म को 13th सेंचुरी में यूज किया गया, 13वीं शताब्दी में यूज किया गया, मिनहाज सिराज के द्वारा, मिनहाज सिराज ने इसको यूज किया। क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्सियन, एक भैया ये जो है एक राइटर थे जो पर्सियन में लिखते थे, ठीक है, पारसी लैंग्वेज में लिखते थे। ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, तो उन्होंने हिंदुस्तान लिखा था, हिंदुस्तान का मतलब था पंजाब का एरिया, हरियाणा एंड आइलैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, ठीक है, जो गंगा और यमुना के बीच में जो पंजाब और हरियाणा का जो लैंड था, उसके लिए उन्होंने नाम हिंदुस्तान दिया था। ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान, ठीक है। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम इसलिए दिया था, पॉलिटिकल सेंस में इसको यूज किया था, ठीक है, राजनीतिक जो उनका था सेंस, ठीक है, मीनिंग, उस पर यूज किया था उन्होंने दिखाया था दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत आने वाले जो भी एरिया हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा के, उनके लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत,
बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। इस तरह से जो टर्म रहा हिंदुस्तान उस समय के साथ साथ बदलता रहा, वो केवल पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं रहा, अब वो पूरे भारत पे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि उसमें कभी भी साउथ इंडिया का पार्ट इंक्लूड नहीं किया गया। बाई कॉन्ट्रास्ट, लेकिन आज आप अगर कंट्रास्ट करते हैं इन द अर्ली 16th सेंचुरी, तो 16वीं शताब्दी में शुरू में बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी। तो बाबर ने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था जोग्राफी दिखाने के लिए, उसने ये भूगोल दिखाया भारत का। द फौना एंड द कल्चर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उसने जो यहाँ के फौना था, जो फ्लोरा फौना था, यहाँ की जो सभ्यता थी, जो यहाँ के रहने सहने का जो तरीका था सब कॉन्टिनेंट का, उसको हिंदुस्तान नाम दिया। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट आमिर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। इसी तरह से ये सिमिलर है कि जब 14वीं शताब्दी में सबसे पहले आमिर खुसरो ने हिंद शब्द का यूज किया। वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटायरली लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, हालांकि उस वक्त जो जोग्राफिकल टर्म था इंडिया का, ठीक है, जिससे सभ्यता हमारी दिखाई जाती थी इंडिया, वो एग्जिस्ट करता था। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विथ इट टुडे, तब हिंदुस्तान का उतना बड़ा मतलब नहीं निकलता था, उसको पॉलिटिकल सेंस में केवल भारत के लिए यूज़ नहीं करते थे जैसा कि हम लोग आज करते हैं। हिंदुस्तान बोलते हैं तो हमारे सामने भारत, हमारा देश का जो एक फिगर है वो आके खड़ा होता है, तब ऐसा नहीं था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब क्या हुआ आप समझ चुके होंगे। देखिए, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। आज के जो हिस्ट्रियंस हैं, ठीक है, उनको बहुत केयरफुल होना पड़ता है टर्म्स को लेकर। जो शब्द ये लोग यूज चुनते हैं, बहुत उनको उसके लिए केयरफुल सावधानी बरतनी पड़ती है। बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, क्योंकि उसके लिए पास्ट में उनको बहुत सारी चीज़ों को दिखाना पड़ता है। टेक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, एक शब्द है फॉरेनर जिसका विदेशी मतलब होता है। इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, इसका मतलब ये होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नहीं है। ठीक है, इन द मिडिवल, जब आप मिडिवल में थे, यानी कि जब मध्य जो हमारा इतिहास था उसमें थे, तो फॉरेनर का मतलब होता था वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज। ठीक है, जो किसी भी गांव में, ठीक है, मान लीजिए किसी गांव को हमने दे दिया, भैया आप जाइए उस गांव में जाइए, तो वहाँ उस गांव में आप जिससे भी मिलते थे वो आपको फॉरेनर मालूम चलता था। फॉरेनर का मतलब कोई विदेशी नहीं था, अपने देश के ही दूसरे गाँव के लोग हुआ करते थे। समन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, ठीक है, उस वक्त जो सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं हुआ करता था उसको हम लोग जो है फॉरेनर बोलते थे। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्सन अजनबी, हिंदी में उसको परदेसी बोलते थे और जो है पर्सियन में, ठीक है, पारसी लैंग्वेज में उसको अजनबी बोलते थे। आ सिटी ड्वेलर, ठीक है, उस वक्त जो सिटी ड्वेलर हुआ करता था, ठीक है, देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, उस वक्त कोई भी जो शहर भ्रमण करता था या जंगल भ्रमण करता था उसको हम लोग फॉरेनर के नाम से जानते थे। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स, लेकिन कोई भी दो ऐसे व्यक्ति जो एक गांव में रहते थे वो फॉरेनर्स नहीं थे एक दूसरे के लिए। इवन दो दे मे हैव द डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, हालांकि उनके जो कास्ट बैकग्राउंड होगा या जो धार्मिक जो बैकग्राउंड था उनका वो अलग अलग होगा, लेकिन वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं थे। फॉरेनर्स मतलब होता था जैसे कि हम इस गांव में हैं, आप दूसरे गांव के हैं, तो हमारे कल्चर और हमारा सेम अगर एरिया आप शेयर नहीं करते हैं तो आप हमारे लिए फॉरेनर हैं। और तब के आज के ज़माने में क्या है, फॉरेनर मतलब होता है विदेशी जो हमारे देश का नहीं है। तो ये इस तरह से टर्मिनोलॉजीज चेंज होती रही, लैंग्वेज चेंज होता रहा, लैंग्वेज का मीनिंग चेंज होता रहा। ठीक है बच्चों, वोकैब ग्रामर तो चेंज होती ही रही, समय के साथ साथ बदलाव आता रहा। तो आपने क्या पढ़ा, आपने देखा मैप में बदलाव आता है, टर्मिनोलॉजीज में बदलाव आता है, एरियाज़ में बदलाव आता है, और हिस्टोरियंस को जो है बहुत ज़्यादा जो इतिहासकार होते हैं उनको बहुत सावधान होना पड़ता है टर्मिनोलॉजीज को लेकर। ठीक है बच्चों, आगे का जो हम हिस्टोरियंस और देयर सोर्सेस हैं इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं इस चैप्टर में, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बच्चों, नोट्स बनाने के लिए अभी आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कहाँ से बनाने हैं, आपको कैसे बनाने हैं। आपको नोट्स आप बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे। अगर आप मुझे ये बता दें कि कहाँ तक बच्चों कंप्लीट हुआ है, किस चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है दूसरे जो है सब्जेक्ट्स में, जैसे कि ज्योग्राफी या आपका पॉलिटिकल या इकोनॉमी जो भी है, आप बताएं मुझे कि कहाँ तक कंप्लीट कराया गया है चैप्टर्स, ताकि मैं उन पर भी एनालिसिस करके आपको आगे पढ़ा सकूँ। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कुछ डाउट है, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग, आपको कुछ क्वेरीज़ हैं और कुछ क्यूरियोसिटी हैं, तो आप ज़रूर पूछिए।
हिस्ट्री इज़ अ फन, हिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, फ़न की तरह पढ़िए उसको। ठीक है बच्चों, तो पूछिए, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे हेड।